हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने KIT के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रविंद्र। तो हम लोग फाउंडेशन बैच में हिस्ट्री पढ़ रहे थे, एंसेंट हिस्ट्री। देखिए, जो आप लोग यहाँ पढ़ेंगे वनडे एग्जाम में आपका SSC, GD, MTS, सिचसल, स्टोनो, सीजल, CPU एंड एक्सेट्रा सारे एग्जाम आपको कवर होंगे। तो यहाँ से आपको जो भी मटेरियल दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ये सारे आपके वनडे एग्जाम में कवर हो जाएंगे। तो एंसेंट हिस्ट्री में आज शुरू करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, तो पहले आप लोग ये जानिए कि ये कब से कब तक इसका टाइम पीरियड था। तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक मानी जाती है? 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मेनन द्वारा किया गया था। ठीक, ये पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख, क्या उल्लेख किसने किया था? चार्ल्स मेनन ने। कब? 1826 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन, क्योंकि इसमें कांस्य मिला है। ठीक, तो कांसे की धातु के बारे में पता चलता है, तो इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इन लोगों को तांबे में टीन मिलाकर, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। ठीक, ये लोग तांबा में जो है कि टीन मिलाकर कांसा बनाते थे। हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने कब की थी? 1921 में। ये काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। आप लोगों को दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी, ये दोनों नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। ये दोनों स्थान वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। ठीक, जो गुजरात में है। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह लिपि दाएं से बाएं, मतलब कि राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, मतलब कि जो भाव चित्रात्मक लिपि थी उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए किस पद्धति का? ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। यहाँ आप लोग देख सकते हैं। सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक, मतलब कि माता प्रधान। सिंधु सभ्यता कैसी थी? मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, माता प्रधान सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये पूछता है आपको कि कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, मतलब डांसिंग गर्ल, कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है कांस्य की नर्तकी की एक मूर्ति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सैंधोवासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बांटों का सैंधोवासी जो थे दशमलव प्रणाली पर आधारित बांटों का प्रयोग करते थे। सिंधुवासी बत्तख को अत्यधिक पवित्र। ठीक, सिंधुवासी जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या हड़प्पा सभ्यता के लोग बत्तख को क्या है? अत्यधिक पवित्र मानते थे। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत क्या है? अन्नागार। ठीक, अन्न का भंडारण करने के लिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो सबसे बड़ी इमारत है वो अन्नागार है। इनकी मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। ये लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अग्निकुंड के साक्ष्य, ये पूछा जाता है आपको कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो अग्निकुंड के साक्ष्य एविडेंस हमको लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल तथा चंदुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मनके बनाने के जो कारखाने थे वो लोथल और चंदुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की मोहरों पर जो हड़प्पा की मोहर थी उस पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है।
ये मुहरें स्टेलाइट धातु, एक धातु होती है स्टेलाइट धातु से बनी होती थी। जो हड़प्पा की मुहरें थी उस पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है, और ये मुहरें किसकी बनी होती थी? स्टेलाइट धातु की बनी होती थी। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक, कि पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे, और सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु समाज में पर्दा प्रथा तथा वैश्यवृत्ति भी प्रचलित थी, ठीक, सिंधु समाज में पर्दा प्रथा और वैश्यवृत्ति भी प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग की डिजाइन करते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे और उस पर काले रंग से डिजाइन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का, देखिए एक क्वेश्चन काफ़ी बार काफ़ी विद्वानों काफ़ी इतिहासकारों में मतभेद भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश जो है कैसे हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के जो मेजर या मुख्य कारण है उसको बाढ़ माना जाता है, फ्लड, ठीक, कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल जो पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। हड़प्पा कहाँ आपको है? हड़प्पा पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे। आपको पूछ देता है कि या तो लोकेशन पूछ देगा कहाँ है या फिर किस नदी के किनारे है, ठीक, तो ये वाला आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है, ये रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है, ये सिंधु नदी के किनारे है। चन्हूदड़ो ये भी पाकिस्तान में है, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक, घग्गर नदी के किनारे। लोथल जो मैंने बताया कि बंदरगाह भी गुजरात में पड़ता है, लोथल गुजरात में है, ये भोगवा नदी के किनारे है। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। आलमगीरपुर मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में है, मेरठ मतलब उत्तर प्रदेश में, ये हिंडन नदी के किनारे है। रंगपुर गुजरात में है, ठीक, सुतका गेंडोर नदी के किनारे, सुतका बहादुर नदी के किनारे। धौलावीरा गुजरात में है, मनसर या मनहर नदी के किनारे, दो नाम इसके हैं, मनसर या मनहर नदी के किनारे। आपको है बनावली कहाँ है? हरियाणा में, रंगोई नदी के किनारे। सुतका गेंडोर पाकिस्तान में है, सुतका गेंडोर कहाँ है? पाकिस्तान में है। दासक नदी या मकरान समुद्र तट, इसका एक मिलता है दासक नदी या मकरान समुद्र तट, मकरान समुद्र तट, ठीक। सुतका गेंडोर कहाँ है? पाकिस्तान में है। ये दासक नदी के किनारे या मकरान समुद्र तट एक भी नाम मिलता है इसका। अगर ऑप्शन में एग्जाम में अगर दासक नदी न दिया हो, मकरान समुद्र तट हो, तो मकरान समुद्र तट आंसर होगा, ठीक। तो सुतका गेंडोर पाकिस्तान में है, दासक नदी या मकरान समुद्र तट के किनारे। अब अजय वैदिक सभ्यता, वैदिक पीरियड, ठीक। सिंधु सभ्यता के बाद क्या आता है? वैदिक सभ्यता। इसको देखते हैं। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है या विभाजित किया जाता है, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक। टोटल हमारा जो है वैदिक काल कितना से कितना माना जाता है आपका? 1500 BC से 600 BC तक, ठीक। तो जो दो भागों में बांटा जाता है तो आपका ऋग्वैदिक काल आपका आ जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व मतलब BC तक, और उत्तर वैदिक काल पोस्ट वैदिक पीरियड 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ये पूछ लेता है कि ऋग्वैदिक काल कितना से कितना तक है, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। मैक्स मूलर ने बताया आर्य भारत में मध्य एशिया मतलब ईरान से आए थे, ठीक। जो मैक्स मूलर एक बहुत बड़े विद्वान है, तो मैक्स मूलर के द्वारा मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग आर्य जो है भारत में आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया, जो उनका मूल निवास स्थान था वो मध्य एशिया यानी कि ईरान से आए थे। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता क्या थी? वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ, ठीक। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। आर्य द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी? ये पूछ देता है कि आर्यों की भाषा क्या थी? लैंग्वेज उनका संस्कृत, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऋग्वैदिक समाज को कार्यों के आधार पर चार वर्गों, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, कार्यों के आधार पे, ठीक। ऋग्वैदिक समाज को कार्यों के आधार पे चार भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक। फर्स्ट आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
आर्यों का समाज क्या था? पितृसत्तात्मक। अब देखिए यहाँ से चेंज हो गया, आप लोग देखेंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता था, उसमें मात्र सत्तात्मक, उस समय का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक यानी कि माता प्रधान समाज था, ठीक। और इसमें वैदिक पीरियड में, वैदिक सभ्यता में क्या हो गया? पितृसत्तात्मक, मतलब कि पुरुष प्रधान हो गया। आर्यों का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक, मतलब पुरुष प्रधान। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था, जो उनका प्रिय पेय पदार्थ जो पीते थे वो सोमरस था, वह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? 108 मानी जाती है। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था, ठीक। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और देवता इंद्र थे। उनके प्रमुख देवता या सबसे प्रिय देवता इंद्र थे और उनका प्रिय पशु घोड़ा था। ऋग्वेद में वर्णित सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। ऋग्वेद में जो सब में वर्णित नदियों में जितनी भी नदियाँ, उसमें से सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी माना जाता है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार आया है। जो ऋग्वेद में पूछ देता है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार आया है, तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार आया है। और किसको पवित्र माना जाता है? तो सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार आया है, यमुना का उल्लेख 3 बार आया है, सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार आया है। अब आइए उत्तर वैदिक काल लिखते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पे प्रजापति देवता सबसे लोकप्रिय हो गए। अब देखिए ऋग्वैदिक काल में कौन देवता सबसे प्रिय थे? इंद्र देवता। और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पे हो गई। आप देखेंगे कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था क्या थी? कर्म के, काम के आधार पे थी। और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गई? जन्म के आधार पे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहते थे, ठीक। तो उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहते थे? सिरा, हल रेखा को सीता कहते थे। सत्यमेव जयते, ये आपका इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बार बार पूछता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में पहली बार पकी ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी नगर में हुआ। पूछ देता है कि उत्तर वैदिक काल में पकी ईंटों का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ? तो कौशाम्बी नगर में हुआ है। इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कौशाम्बी नगर में सबसे पहले पकी ईंटों का साक्ष्य मिलता है। महाकाव्य 2 हैं। कौन कौन से? महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण, जबकि संस्कृत में 8 महाकाव्य हैं। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण, जबकि संस्कृत में 8 महाकाव्य हैं। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। पूछ देता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। और महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अब ये देखते हैं प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, दर्शन और प्रवर्तक। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम ऋषि। चारवाक दर्शन के चारवाक। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। सबसे प्राचीन ये है, सांख्य दर्शन जो है सबसे प्राचीन माना जाता है। तो सांख्य दर्शन के कपिल मुनि सबसे प्राचीन, कपिल मुनि। पूर्व मीमांसा के जैमिनी राय। उत्तर मीमांसा के बादरायण। वैशेषिक दर्शन के कणाद या उलूक। अब देखिए कुछ नदियों के यहाँ पे प्राचीन नाम और वर्तमान नाम दिए गए हैं। इसमें से एग्जाम में पूछ देता है कि जो प्राचीन नदी, एक नाम दे देगा प्राचीन नदी का, पूछ देगा कि इसमें वर्तमान नाम, 4 ऑप्शन देगा इसके वर्तमान नाम क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा नदी दिया है? कुब्रा। कुब्रा नदी जो प्राचीन कुब्रा नदी जो है उसका वर्तमान में हम क्या कहते हैं? काबुल। उसका वर्तमान में काबुल नाम है। स्वास्तु का नदी का वर्तमान में क्या कहते हैं? स्वात नदी। गोमती नदी, गोमती नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? गोमल। सिंधु नदी को क्या कहते हैं? सिंध नदी। सुषोमा नदी को क्या कहते हैं? सोहन। वितस्ता नदी को क्या कहते हैं? झेलम नदी, जो भी काफ़ी फेमस है, ये इंपॉर्टेंट है। अस्किनी नदी को क्या कहते हैं? रावी। रावी झेलम, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। विपाशा को क्या कहते हैं? ब्यास नदी। सब इंपॉर्टेंट है आपके। विपाशा को ब्यास नदी। सरस्वती नदी को क्या कहते हैं? भी इंपॉर्टेंट आपका है, घग्घर नदी।
सदा नीरा नदी को वर्तमान में किस नाम से पुकारा जाता है? गंडक नदी। तो सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नदी एक पूछ देता है कि या पूछ देगा कि वर्तमान नदी का पूरा प्राचीन नाम क्या है, नाम दे देगा, या प्राचीन नदी का वर्तमान नाम क्या दे देगा। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। तो जो मैंने आज पढ़ाया वो सारे जो ऊपर दिए गए हैं सारे वनडे एग्जाम को आपको कवर करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री से इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या वैदिक सभ्यता हो, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, कम ही क्वेश्चन पूछता है, बट ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको स्किप मत करिएगा, प्लीज इसको मल्टीपल रिवाइज करेंगे और लिख के पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ठीक है, एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.